हेलो स्टूडेंट। तो आपने देखा कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया, कन्फिग्रेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, और कन्फिग्रेशन में रिलेटिव कन्फिग्रेशन है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। रिलेटिव कन्फिग्रेशन में मैंने आपको स्मॉल डी और स्मॉल एल कन्फिग्रेशन बताया, कैपिटल डी कैपिटल एल कन्फिग्रेशन बताया, और थर्ड लास्ट वन रिलेटिव कन्फिग्रेशन था क्या, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने क्या, इरिथ्रो इरिथ्रो एंड थ्रियो, है ना, इरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर। देखिए इरिथ्रो और जो थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत लिमिटेड है। पहला नंबर के हर एक मॉलिक्यूल में नहीं पाया जाता, जो मॉलिक्यूल में पाया जाता है उसकी बहुत कंडीशन होती है। जब स्पीसीज उस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी वहां इरिथ्रोज एंड थ्रियोज का नॉमेनक्लेचर आएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 3-4 पॉइंट बताता हूं, और जब वो मॉलिक्यूल पूरे उस पॉइंट को फॉलो करेगा तभी वो क्या करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे पहला पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल शुड हैव ओनली, देखा आपने, ध्यान रखिए, ओनली 2 असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन्स, देखा, कार्बन यानी ओनली 2 असिमेट्रिक कार्बन, न तो 2 से कम और न तो 2 से ज्यादा, पहला नंबर। अब आप सोचो कि अगर किसी स्पीसीज के पास 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे, और 2 असिमेट्रिक कार्बन कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बताया कि आपके पास ऐसा स्पीसीज है। अब 2 असिमेट्रिक कार्बन अगर आए तो कुल कितने ग्रुप लगे होंगे, बोलो? 4 ग्रुप लगे होंगे ना। जैसे मान लो हमने यहां लगा दिया, ये लगा दिया, यहां लगा दिया, बी लगा दिया, एक्स लगा दिया, वाई लगा दिया, एक्स वाई लगा दिया, और यहां मान लो एच लगा दिया, एच लगा दिया। अब कुल कितने ग्रुप लगे हैं बताओ? आपको क्या लग रहा है, कुल कितने ग्रुप लगे हैं? कुल लगे हैं 6, 3 इधर 3 इधर, बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर भी है, और देखो एक्स वाई सारे डिसिमिलर हैं, 2 सिमिलर है यहाँ। तो ऐसे केस में अगर हम कहें यहां ए लगा है, और यहां भी ए लगा दे, आप समझने की कोशिश करो पूरी ढंग से, ए लगा है यहां भी ए लगा दिया है, एक्स लगा है यहां भी एक्स लगा दे, ठीक। अब देखो यहां एच लगा है, यहां एच लगा दे, तब भी ये असिमेट्रिक होगा और तब भी ये असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। बट जैसा ऊपर वाला असिमेट्रिक है वैसा नीचे वाला असिमेट्रिक है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे असिमेट्रिक को बोलते हैं सिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम। आप समझ रहे हैं ना, सिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब हमने CH3 लगाया, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ OH लगाया, यहाँ OH लगाया, H लगाया, H लगाया, कैसे सिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम। लेकिन अब डियर सोचो कि अगर हम इसको हटा करके और यहां अगर हम Br लगा दें, अभी भी ये असिमेट्रिक है, बट यहां CH3 लगा है, Br लगा है, H लगा है, और यहाँ CH3 लगा है, Br OH लगा है, और यहाँ H लगा है, Br नहीं लगा। तो क्या जैसा ऊपर है वैसा नीचे है? नहीं है। ऐसे असिमेट्रिक को हम बोलते हैं डिसिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब डिसिमिलर और सिमिलर में आपको यहाँ क्या नया चीज, क्या फायदा होने वाला है, या क्या नई जानकारी मिल रही है? अगर ये सिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ तो हमारा ये एक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है एक्स और इधर भी हो सकता है, देखा नहीं? और सिमिलर एसिमेट्रिक में चांस क्या होता है? सिमिलर एसिमेट्रिक में एक बड़ा चांस क्या है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के चांस है। कभी कभी इस मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाएगा। ये अगर डिसिमिलर एसिमेट्री का जैसा ऊपर है अक्खा वैसा नीचे अगर नहीं है, तो क्या ये कभी 2 भागों में कंप्लीट डिवाइड होगा जिसका 1 पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो? नॉट पॉसिबल ऐसा। तो यहां मैं आपको ये बताने जा रहा हूं क्या, कि यहां जो अगर आपके पास जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है, और यहां होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डिसिमिलर असिमेट्रिक असिमेट्रिक होना चाहिए। तो बात समझ में आई? मॉलिक्यूल के पास 2 ही असिमेट्रिक कार्बन एटम होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, मगर वो असिमेट्रिक कार्बन डिसिमिलर होने चाहिए। और अगर डियर डिसिमिलर असिमेट्रिक कार्बन आया तो देयर आर नो चांस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो चांस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप कह सकते देयर आर नो चांस ऑफ एनी, ऐसा लिख सकते, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यानी जो एलिमेंट्स है सिमेट्रिक, यानी नो
प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एंड नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखा आपने, यानी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आई। अब बताओ कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती है तो आपको कहीं क्या मॉलिक्यूल के बारे में क्या नया आइडिया लगा, क्या जानकारी मिली आपको? ये जानकारी मिली कि अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल हमेशा अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल स्पीसीज हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये बड़ी खास बात, क्या लिखेंगे आप? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। देखा आपने, ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। देखो कितनी बातें पता चली। पहला बात है, दो या दो से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा, सिर्फ दो होगा जब, और डिसिमिलर एसिमेट्रिक होगा, कोई चांस नहीं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। यानी एरिथ्रोज एंड थ्रियोन स्पीसीज हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये भी पता चला। और अभी तक 4 पॉइंट बताने के बाद अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि एरिथ्रो किसको कहते हैं और थ्रियो किसको कहते हैं। बात समझ लें। अब हम 5वें पॉइंट की ओर जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब 5वें पॉइंट की ओर जाते हैं। देखिए, व्हाट इज द 5th पॉइंट? तो 5th पॉइंट आप देखिए क्या होगा। ये पॉइंट में अब आपको ये पता चलेगा कि अगर दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो बताइए टोटल ग्रुप कितने लगे हैं? कुल कितने लगे होंगे? 3 ऊपर 3 नीचे, कितने हैं? 6 ग्रुप लगे होंगे, है ना? 6 ना। तो आउट ऑफ 6 ग्रुप्स या एटम्स, आउट ऑफ 6 ग्रुप या एटम, तो भाई डिसिमिलर है ऊपर नीचे वाले, कम से कम 2 आइडेंटिकल होने को मांगता है ना। एटलीस्ट 2 शुड बी आइडेंटिकल। देखो 2 आइडेंटिकल है, 2 और आइडेंटिकल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 के तीनों 3 ऊपर और 3 नीचे आइडेंटिकल हो जाएगा। नो, तब तो ये इस कैटेगरी ही खत्म हो जाएगी, डिसिमिलर असिमेट्रिक कार्बन एटम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो कंडीशन है देखिए, आउट ऑफ 6 ग्रुप एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 2 शुड बी आइडेंटिकल, शुड बी आइडेंटिकल। ओके, कम से कम 2 क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। अब देखो उसके बाद जब आइडेंटिकल आ गए आपके पास, तो अगला पॉइंट क्या होगा? इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स, देखिए आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड इन, कहा? फिर बात आया कहा? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इफ आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ऐसे स्पीसीज को हम किस नाम से बोलते हैं? दिस इज नेम्ड एज इरिथ्रो। देखा आपने। एंड इफ अपोजिट साइड, क्या अपोजिट साइड? आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट अगर साइड हो जाएगा तो ऐसे स्पीसीज को हम किस नाम से बोलेंगे? थ्रियो के नाम से। तो ये बात आप समझने की कोशिश करो, क्या है इरिथ्रो एंड क्या है थ्रियो। मैं इसका एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूं अभी। यानी एक सिंपल सी बात आपको क्या समझ में आई? थ्रियो एंड इरिथ्रो के बारे में एक नॉर्मल आइडिया। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में आए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आइडेंटिकल की, मैं ये भी बताता हूं आपको, है ना। तो देखिए, सिंपल सा देखिए, मान लीजिए हमने एक स्पीसीज बनाया, ठीक। अब एक देखिए, एक कंडीशन देखिए। मान लीजिए यहां मैंने x लगा दिया और यहां y लगा दिया, दोनों अलग अलग हो गए। एक सिंपल सा तरीका देखिए, दोनों अलग अलग हो गए। और यहां हमने क्या लगाया? q लगा दिया, इधर भी q लगा दिया, और इधर z लगाया, इधर z लगाया। आपको क्या लग रहा है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है? नहीं है। इधर z लगा है q और x लगा है, इधर z लगा है q मगर x की जगह y लगा है, तो 2 कंप्लीट भाग में डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, इट इज क्लियर। ये हमारे स्पीसीज थ्रियो इरिथ्रो की कैटेगरी में आ सकता है। बट इफ आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो ये स्पीसीज हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी कैटेगरी आएगी? दिस इज नोन एज इरिथ्रो। देखा, इरिथ्रो आइसोमर हुआ। अब देखो इरिथ्रो और कहां पॉसिबिलिटी है? इरिथ्रो ये है कि हमने CH3 लगाया, सोचो हमने CH3 लगाया, पता लगा इसको भी हमने CH3 बना दिया, आइडेंटिकल बनाओ, थोड़ा डिसिमिलर होना चाहिए, कोई भी हम इसको भी CH3 बनाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और मान लीजिए हमने इसमें क्या लगाया, H लगाया, यहाँ H लगाया, देख रहे हैं, और कोई भी सिमिलरिटीज नहीं, यहां भी सिमिलरिटीज आ गया, आप डिफरेंट ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, C2H5 कर दो, यहां कर दो, और मैंने यहां D लगाया और यहां हमने लगा दिया C2H5। अब देखो जैसा असिमेट्रिक ये है वैसा तो नहीं, हमको यही बनाना है, कुछ तो डिफरेंस करना है आपको। मिथाइल लगा है, C2H5, H लगा है, D लगा है, H लगा है, C2H5 लगा है, मगर आइडेंटिकल नहीं है, दैट इज वाई। आप देखो आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट कहां मिल गया, अपोजिट साइड में मिल गया। यहां तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा था, यहां एक ही मिला, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम किस नाम से बोलेंगे, थ्रियो के नाम से बोलेंगे, थ्रियो बोल दिया, बात समझ रहे ना। ऐसे सब कुछ डिफरेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ C6H5 लगाया, इधर भी C6H5 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और यहाँ हमने D लगाया, यहाँ भी D लगा दिया, यहाँ हमने C2H5 लगा दिया, और यहाँ हमने CH3 लगा दिया, सब कुछ डिफरेंट है, मगर दो तो मिल गए, दो भी मिल जाएंगे तो हम इसको किस नाम से बोलेंगे, इरिथ्रो के नाम से बोलेंगे। ऐसे इरिथ्रो और थ्रियो नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। बहुत आसानी से आप इरिथ्रो थ्रियो का मतलब आप समझ सकते हो। और ये आगे काम आएगा, आगे काम ये आएगा कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री के सिंपल सा तरीका है, इधर अगर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है, एलिमिनेशन करोगे तो प्रोडक्ट के साइड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। अगर दिस इज एबल टू शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रोडक्ट हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसमें आइडिया लगता है कि ये हमारा रेसमी मिक्सचर है, कि आर है कि एस, होता नहीं कि जो स्पीसीज है हमारा आर है कि एस है, तो वो प्रोडक्ट आगे बनेगा। मेजो है, अब तो मेजो तो यहां बनेगा नहीं, चांस ही नहीं मेजो बनने का। मेजो कब बनता है, कि मेजो के अंदर जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के यानी ऐसे कन्फिगरेशनल आइसोमर जिसके पास एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम हो, इवन देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वहां क्या बनेगा, मेजो बनेगा। तो मेजो का यहाँ कोई चांस है नहीं। तो इरिथ्रोज और थ्रियोज के नॉमेनक्लेचर आप पूछे जाते हैं आपसे, और एक्चुअली किताबों में बहुत कम लिखा रहता है इंडिकेशन। मैंने आपको बताया इसी कंडीशन ही आपको जानना है, और मतलब सारी कंडीशन आपके दिमाग में रहेगी, तो दैट्स व्हाई यू गो टू राइट कंडीशन, ओके। इट इज, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज नॉमेनक्लेचर, और मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन बताएंगे। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, ओके। इट इज क्लियर, ओके।